ब्रह्मोस मिसाइल की नई वेरिएंट जल्दी ही 1500 किलोमीटर तक मार करने वाली है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से अपनी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को क्यों बदल दिया गया है और भारत के 2 एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान अब से 8 एयरक्राफ्ट को क्यों डिप्लॉय करने वाला है। चाइना की तरफ से अभी किस वजह से अपनी J-16 फाइटर जेट को बड़ी मात्रा में अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर शामिल करना शुरू किया गया है और पाकिस्तान की तरफ से अभी बार बार ऐसे हरकतें किए जा रहे हैं जिस वजह से उनके अलाइड कंट्री अभी उसका साथ छोड़ रहे हैं, साथ ही भारत के साथ आके शामिल होते जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आज एक बार फिर से भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल की एक सीरीज ऑफ टेस्ट को शुरू किया गया है। द प्रिंट को दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक इस बार भारत ब्रह्मोस मिसाइल की एक वेरी लॉन्ग रेंज वेरिएंट को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल को लाइव वॉरेट के साथ अंडमान से टेस्ट किया गया है और एक हफ्ते के अंदर ही Su-30 MKI से भी इसको टेस्ट किया जाने वाला है। एक बात जो ब्रह्मोस मिसाइल को लेके काफी कंफ्यूजिंग रहती है वो इसकी रेंज को लेके, क्योंकि पहले तो इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक ही सीमित था, लेकिन भारत के मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजम ग्रुप में शामिल होने के बाद इसको बढ़ा दिया गया था और कई बार ये बताया जाता है कि ये 450 किलोमीटर तक मार कर सकता है और कभी ये बताया जाता है कि ये 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है और ऐसे करके अलग अलग वैल्यू अलग अलग पोस्ट में सामने आती है और ये मेरे हिसाब से भी काफी कंफ्यूजिंग रहा है। अब सितंबर में जब ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्ट को कंडक्ट किया गया था उसकी रेंज 400 किलोमीटर बताया गया था और अभी हमारे तीनों सर्विस में जितने भी ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है उन सभी को इसी स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने की बात की गई है। अब इसके अलावा भारत अभी इसके एक हाइपरसोनिक वेरिएंट को भी डेवलप कर रहा है जिसकी रेंज 800 किलोमीटर तक होने वाली है और ये ऑलमोस्ट मार्क 5 से मार्क 7 की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है। अभी इसकी एक और वेरिएंट को भी ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से डेवलप किया जा रहा है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक होने वाली है और ये हाइपरसोनिक नहीं बल्कि करंट ब्रह्मोस मिसाइल ही होने वाली है और इसका एक लॉन्ग रेंज वेरिएंट होने वाला है। अब जब इनिशियली इसको डेवलप किया जाएगा तो इसको सिर्फ लैंड बेस्ड सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बाद में इसको तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने के लिए मॉडिफाई किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स में राफेल शामिल होने के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से कुछ ज्यादा ही सावधानी बरती जा रही है और ऐसे सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को बदल दिया गया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी सभी फॉरवर्ड एयरवेज को नोटिफाई कर दिया गया है कि अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई भी हरकत बॉर्डर के करीब देखा जाता है तो उनके पायलट हम पे फायर कर सकते हैं, जो कि आमतौर पर एरियल एंगेजमेंट के रूल के खिलाफ है, क्योंकि अगर 2 देशों के बीच जंग नहीं चल रहा है तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपके दुश्मन का एयरक्राफ्ट आपके एयर स्पेस में घुसपैठ नहीं करता है तो आप उस पर फायर नहीं करते हैं और आमतौर पर कभी ऐसा हुआ तो फायर करने से पहले वार्निंग दिया जाता है ताकि अगर कोई गलती से आ गया होगा तो वापस चला जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स को अभी राफेल और मिट्योर मिसाइल का इतना खौफ है कि उनकी सभी फॉरवर्ड एयरवेज को ये कह दिया गया कि वो अपने हिसाब से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और अगर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट बफर जोन के करीब आए तब भी वो BBR मिसाइल को फायर कर सकते हैं। आमतौर पर बॉर्डर के 10 किलोमीटर के आसपास के एरिया को बफर जोन कहा जाता है, जहां पर हमारे फाइटर जेट नहीं जाएंगे या फिर दुश्मन के एयरक्राफ्ट भी वहां पे नहीं आएंगे और अगर दुश्मन का कोई भी एयरक्राफ्ट इसके करीब आ जाता है तो उसको काउंटर करने के लिए 2 या मुश्किल से 4 एयरक्राफ्ट को भेजा जाता है, वो भी बस वार्निंग देने के लिहाज से भेजा जाता है। पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के नए रूल के मुताबिक अभी वो इंडियन एयरफोर्स की 2 एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन को लॉन्च करने वाले हैं, जिससे साफ होता है कि उनकी कितनी फटी हुई है। साथ ही इससे उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफी हद तक बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर आप 2 इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए 4 या 8 एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल करेंगे तो आपकी पर सॉर्टी का जो कॉस्ट है वो काफी हद तक इंक्रीज होने वाली है। साथ ही पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से अभी हमेशा अपने एवेक्स को भी ऑपरेशनल रखा जा रहा है ताकि अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फिर से उनके ऊपर डीप स्ट्राइक मिशन करने की कोशिश की जाती है या फिर सरप्राइज अटैक करने की कोशिश की जाती है तो उनको पता लग सके। अगला अपडेट नाइट विजन सिस्टम को लेके है। यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थ सिंह ने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि फ्रांस की थेल्स ग्रुप और कानपुर की MKO लिमिटेड के बीच अभी एक जॉइंट एग्रीमेंट को साइन किया गया है और इसके अंदर वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए नाइट विजन सिस्टम को डेवलप करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट अभी यूपी डिफेंस कॉरिडोर अंदर ही बनने वाली है। साथ ही थेल्स को अभी यूपी में फाइटर जेट की पार्ट्स को भी मैन्युफैक्चर करने के लिए यूपी की गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है। थेल्स इंडिया की नई हेडक्वार्टर को नोएडा में सेटअप किया गया है और इसमें अभी 1100 के आसपास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं।
थेल सभी HAL, VHEL और L&T के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। आमतौर पर हमारे ज़्यादातर डिफेंस प्रोजेक्ट साउथ से रिलेटेड होते हैं और जो भी फॉरेन कंपनी भारत की डिफेंस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनमें से ज़्यादातर साउथ इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जबकि थेल सभी अपने तरफ से यूपी में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहा है। अब नाइट विजन सिस्टम के बारे में बात करें तो मॉडर्न डे वॉरफेयर में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है, क्योंकि अभी हमारे जवानों को ये रात में दुश्मन के ऊपर नजर रखने में मदद कर सकता है। साथ ही अगर दुश्मन के ऊपर कॉवर्ट ऑपरेशन करना है तो ये हमारे जवानों को रात में देखने की काबिलियत दे सकता है। ऐसे में अभी हमारे सभी ट्रूप्स के पास ये सिस्टम मौजूद नहीं है। और हाल ही में ही खरीदे गए SIG 716 असॉल्ट राइफल की बात करें तो इसमें भी कोई स्पेसिफिक साइट नहीं दिया गया, जबकि ये एक बहुत ही पावरफुल राइफल है और स्कोप के साथ इनकी फायरिंग रेंज काफी हद तक इंक्रीज हो सकती है और उनकी एक्यूरेसी काफी हद तक बेहतर हो सकती है, क्योंकि आप नॉर्मल आयरन साइट के साथ 200 मीटर से या फिर उससे ज्यादा दूरी वाले टारगेट पर इतनी आसानी से निशाना नहीं लगा सकते हैं, जबकि इन राइफल्स की इफेक्टिव रेंज 600 मीटर तक बताई जाती है। और ऐसे में आगे चल के अगर इनमें मॉडर्न ऑप्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है तो ये हमारे फ्रंटलाइन ट्रूप्स को बॉर्डर में नजर रखने के लिए काफी मदद करने वाले हैं। अगला अपडेट चाइना को लेके है। ग्लोबल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की तरफ से अभी ज्यादा मात्रा में अपनी J-16 फाइटर जेट को शामिल करना शुरू किया गया है और इनको अभी वो अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर शामिल कर रहे हैं, जिससे साफ होता है कि वो इनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए डिप्लॉय कर रहे हैं। अब J-16 के बारे में बात करें तो ये रशियन ओरिजिन Su-30 का एक चाइनीज कॉपी है और ये सभी चाइनीज फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट के मुकाबले काफी बेहतर है। इसमें ये सारे रडार और IRST सिस्टम मौजूद है और ये चाइना की लेटेस्ट PL-15 मिसाइल और एक वाइड रेंज की एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन को भी कैरी कर सकता है और इसे चाइना किसी भी तरह के मिशन में डिप्लॉय कर सकता है, चाहे वो एयर टू एयर मिशन हो या फिर एयर टू ग्राउंड मिशन हो। अभी चाइना की तरफ से इसकी एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट को भी डेवलप किया जा चुका है, जो कि लगभग F-18 ग्रोलर जैसा है और इसके विंग सेक्शन में 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ साथ 2 इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी मौजूद रहते हैं। अब इनको चाइना की तरफ से अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर शामिल करने का जो मेन कारण है वो भारत की Su-30 और राफेल को काउंटर करना है, क्योंकि चाइना की वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर अभी मेनली J-11 और J-7 फाइटर मौजूद है, जो कि Su-27 और MiG-21 के कॉपी हैं, लेकिन यह हेड टू हेड एंगेजमेंट में इंडियन एयरफोर्स के Su-30 से पीछे पड़ सकते हैं। वहीं पर राफेल की बात करें तो राफेल के साथ ही VVR एंगेजमेंट में टिक नहीं सकते हैं। वहीं पर अगर J-16 की बात करें तो इसमें चाइना की एक पावरफुल ऐसा रडार का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी रेंज ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर के आसपास होने की उम्मीद किया जाता है और PL-15 मिसाइल की वजह से इंडियन एयरफोर्स की Su-30 के ऊपर VVR रेंज में एडवांटेजेस ले सकता है, पर राफेल के लिए फिर भी स्ट्रगल करने वाले हैं। लेकिन अभी भारत के पास इतने ज्यादा राफेल मौजूद नहीं है, जबकि चाइना ज्यादा मात्रा में अपनी मॉडर्न फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट को शामिल करके उनको हमारे राफेल को आउट नंबर करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अगर भारत के पास 36 राफेल भी है तो चाइना यहाँ पर 100 के आसपास नए J-16 फाइटर जेट को डिप्लॉय करने का प्लान कर रहा है। अगला अपडेट इसरो की तरफ से है। वैसे इसके बारे में आप सभी को थोड़ा बहुत पता होगा कि इसरो अभी एक वेनस मिशन को लॉन्च करने वाली है और इसके लिए प्लान कर रही है। और मजे की बात तो ये कि अभी से इसमें इसरो का साथ देने के लिए अलग अलग देश की स्पेस एजेंसी मदद करने के लिए आगे आ चुके हैं। नॉर्मली इसको 2023 में लॉन्च करने का प्लान था, लेकिन चाइनीज रायते की फैलने की वजह से अब इसको 2024 से 2026 के बीच लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का जो नॉर्मल टाइम पीरियड था वो 4 साल का है, यानी कि कम से कम 4 साल तक हमारी वेनस मिशन हमें डाटा सेंड करने वाले हैं और वेनस को स्टडी करने वाला है। और इसके लिए इसरो लगभग 20 मिशन स्पेसिफिक पेलोड को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर चुकी है, जिसमें रशिया, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन इसरो को मदद करने वाले हैं। फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक उनकी तरफ से डेवलप किए गए वायरल इंस्ट्रूमेंट, जिसका फुल फॉर्म वेनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैस लिंकर है, अभी इसरो की इस मिशन के लिए सिलेक्ट किया जा चुका है। और इसे सिर्फ फ्रांस नहीं बल्कि रशिया की स्पेस एजेंसी रोसमोकोस और CNES की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया है। अभी किए गए एस्टिमेशन के मुताबिक इस मिशन में हमारा टोटल पेलोड 2500 kg के आसपास होने वाला है और ये वेनस की 500 × 60,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाला है। इस मिशन की पहले चरण में वेनस की एटमॉस्फेयर और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया जाएगा, साथ ही उसकी सरफेस और सब सर्फेस कंडीशन के बारे में भी स्टडी किया जाएगा। अब वेनस को धरती का ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये काफी हद तक आइडेंटिकल दिखते हैं और इनकी साइज, मास और ग्रेविटी में भी बाकी प्लैनेट के मुकाबले बहुत ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है और अभी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जानबूझकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है
और पाकिस्तान की तरफ से ऐसे हरकतें किए जा रही, जिस वजह से पाकिस्तान के अलाइड नेशन उसका साथ छोड़ रहे हैं। और कुछ ही दिन पहले ही पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब को OIC को लेकर धमकी दी गई थी, जिसके बाद सऊदी और पाकिस्तान के रिलेशन काफी हद तक खराब हो चुके हैं और अभी यूएई भी धीरे धीरे पाकिस्तान से दूर जाने लगा है। इजराइल और बहरीन के साथ अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने के बाद अभी यूएई पाकिस्तान से दूर जाने लगा है और अभी ये बताया जा रहा है कि यूएई में रहने वाले पाकिस्तानी लोगों को अभी वापस पाकिस्तान भेजने का प्लान किया गया है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को स्वीकार करने के लिए और पाकिस्तान के लोगों को यूएई से बाहर निकालने के लिए यूएई को सऊदी अरब की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है और चाइनीज रायते की फैलने की वजह से यूएई की तरफ से भी 11 देशों के लिए वीजा को भी टेम्परेरी बैन किया गया, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी है। और मजे की बात तो ये कि जिन जिन देशों के लिए अभी यूएई ने वीजा बैन किया है वो सभी देश इजराइल को एक कंट्री के तौर पर मान्यता नहीं दे रहे थे। तो ऐसा लगता है कि चाइनीज रायता तो एक बहाना था, लेकिन असल में यूएई पाकिस्तान से दूर जाना चाहता और बदले में यूएई और भारत के रिलेशन अभी काफी हद तक बेहतर बनते जा रहे हैं। अब इसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी दिए गए हैं जिसके बाद अरब नेशन के अलावा यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन कंट्री भी पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान की तरफ से फ्रांस के प्रेसिडेंट के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बताई गई थी और अभी एक बार फिर से पाकिस्तान के मिनिस्टर की तरफ से फ्रांस के ऊपर रिलीजन को बेस करके कुछ आरोप लगाए गए थे और फ्रांस को मुस्लिम लोगों के लिए नाजी स्ट्रेटेजी अप्लाई करने का आरोप अभी लगाया गया था। और इसी बात को काउंटर करते हुए तुरंत ही फ्रांस की एम्बेसी की तरफ से इसे फेक बताकर रिट्वीट भी किया गया था और अभी फ्रांस की तरफ से इस हरकत के लिए पाकिस्तान को माफी मांगने के लिए कहा गया है। अब ऐसे में पाकिस्तान माफी मांगेगा या फिर नहीं मांगेगा ये तो नहीं पता, लेकिन अगर पाकिस्तान माफी नहीं मांगता है तो फ्रांस और पाकिस्तान के बीच रिलेशन अभी और भी ज्यादा खराब होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।